नमस्कार, आप सभी का YouTube के इस चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट और एक नया पाठ्यक्रम है उससे संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। हाल ही में आपने देखा कि पिछले 4 तारीख को जो पेपर हुआ है संस्कृत शिक्षा विभाग का ग्रेड फर्स्ट का स्कूल व्याख्याता का, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उससे संबंधित ये पोर्शन है जिसको अपन स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। शैक्षणिक प्रबंधन बोल सकते हो, शैक्षिक प्रबंधन बोल सकते हो। तो आप सब जानते हो कि ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो पेपर है उसमें काफ़ी विविधता है। फर्स्ट पेपर में अलग अलग पोर्शन है, लैंग्वेज हैं दोनों, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इसके अलावा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन भी है, सब सब्जेक्टों ज्योग्राफी वगैरह भी है। तो जितने भी पोर्शन हैं उनमें 2 बड़े पोर्शन हैं। एक है इतिहास का जिसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा है शैक्षिक प्रबंधन का जिसके अंदर भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस क्लास के अंदर हम इस निःशुल्क परिचर्चा में केवल उन 15 प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जो अभी स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा हुई संस्कृत शिक्षा विभाग में उस पर पूछे गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर आप जो ये चित्र देख पा रहे हो, गागर में सागर, ये अपने संस्थान द्वारा ही एक निकाली गई बुकलेट है जो मेरे हाथ में भी है। इस बुकलेट में मैं आपको बता दूं कि स्कूल व्याख्याता के जो सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे तो 3 पेपर जीके के हुए थे। पहले ग्रुप के अंदर तो आप सब जानते ही हो कि इस बुकलेट में से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद में दूसरा जो ग्रुप था उसका जो जीके का पेपर हुआ उसमें इसमें से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे और लास्ट में जो तीसरा हुआ था उसके अंदर 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसमें इस अपने जो बुकलेट है उसमें से सभी 15 के 15 प्रश्न हैं वो इसके अंदर से पूछे गए। और आपको जो DTS वगैरह उपलब्ध करवाए गए थे, इनके जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, वो भी लगभग क्वेश्चन है सेम टू सेम इसके अंदर आए हैं। 10 क्वेश्चन तो DTS में से ही है, समझ लीजिए आप। बाकी ये कोई बहुत बड़ी बुकलेट नहीं है। इसमें लास्ट पेज 40 है देखिए, और 40 पेज जो हैं इसका मतलब 20 पन्ने हैं। इन 20 पन्नों में से अपने 15 क्वेश्चन हैं वो आ गए। तो ये सबसे बड़ी तो खास बात अपनी ये रही कि अपन ने जो सामग्री इसके अंदर समाहित करी ना वो काफ़ी सारगर्भित थी। ये परीक्षा के द्वारा इस बात को साबित कर दिया अपन ने। तो अब ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 15 प्रश्न थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से पेज में से इस बुकलेट में से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। तो इन 15 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एक एक प्रश्न देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है ज्ञानवाणी है। तो आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के अंदर जो पोर्शन है उसके अंदर लास्ट में जो टेक्निकल टॉपिक दिए हैं जिसमें एक तो ई-मित्र है, एक एजुसेट है, इसके अलावा एक ज्ञानवाणी है, एक ज्ञान दर्शन है। इन सब में से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। स्कूल व्याख्याता सामान्य शिक्षा विभाग जो अपने जनरल एजुकेशन जो है उसमें फर्स्ट ग्रेड पहली बार हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा था। उसमें प्रश्न ये था ज्ञानवाणी है, ऐसा ही प्रश्न था, बस उसमें ऑप्शन में इतना ही था एक रेडियो FM स्टेशन। तो इसमें भी दे रखा है कि FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है। तो आपको बता दूं कि ये वैसे नेटवर्क वर्क जो दिया है वो अपन प्रॉपर वर्ड नहीं मान सकते, सही वर्ड होता है स्टेशन, क्योंकि रेडियो का तो क्या होता है स्टेशन होता है और दूरदर्शन का चैनल होता है। तो ये FM रेडियो स्टेशन है ज्ञानवाणी। अब स्टेशन शब्द इसने कहीं यूज नहीं किया है, इसलिए सबसे जो प्रॉपर उत्तर है वो FM रेडियो स्टेशन है, वो सही हो जाएगा। इसके अंदर अपन दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है, उसको एकदम सही मानेंगे। बाकी आपको जो बुकलेट दी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पहली पंक्ति यही है उसके अंदर कि यह एक FM रेडियो स्टेशन है। आगे देखिएगा। इसके बारे में देखिए दूसरा प्रश्न है स्थानीय विद्यालय मानचित्रण निर्माण के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या होता है। तो एक टॉपिक है अपने स्कूल मैपिंग। मैनेजमेंट के लगभग 33 टॉपिक हैं टोटल, उनमें से 15 टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो देखो ये जो विद्यालय मानचित्रण शब्द है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कूल मैपिंग। जब किसी गांव बस्ती में नया स्कूल स्थापित किया जाता है तो उसके लिए स्कूल मैपिंग का काम होता है। इसके 4 चरण मैंने लिखवाए भी थे आपको, यहाँ पर 3 चरण वो पूछे हैं, संक्षिप्त कर दिए उसको।
देखो सबसे पहले तो आता है प्रस्ताव। अपन सब जानते हैं कोई भी काम होता है नया तो उसका पहले प्रस्ताव लाया जाता है, उसके बाद में निदान। निदान का मतलब होता है कि कोई भी कमी त्रुटि बाधा होती है उसको अपन दूर करने की कोशिश करते हैं, और प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है उसको लास्ट में क्रियान्वित करते हैं या उसका निर्माण यानी प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो प्रोजेक्ट का काम लास्ट में आता है। तो प्रस्ताव, निदान और प्रक्षेपण है, 2 नंबर ऑप्शन है वो इसका सबसे ज़्यादा सही उत्तर माना जाएगा। कई जगह जैसे ये भी दे रखा है कि पहले प्रक्षेपण होता है, निदान और बाद में प्रस्ताव जाता है, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर होने की संभावना यही है क्योंकि अभी तक ऑथेंटिक की नहीं आई है, इसलिए अपन फिलहाल इसको सही मान सकते हैं। और एकदम कन्फर्म तो अपन आंसर क्या आएगी उसके बाद में ही होंगे इस प्रश्न के बारे में। तो 2 क्वेश्चन जो स्कूल मैपिंग से संबंधित प्रश्न हैं, इस पर पहले भी एक क्वेश्चन आया था स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा हुई थी उसमें स्कूल मैपिंग की स्टेप के बारे में। उसमें ये पूछा था कि स्कूल मैपिंग की कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो उसमें भी ऑप्शन सही नहीं थे, इसलिए उस जगह फिर वो 3 जो स्टेट दे रखे थे 4, उनको उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। उस समय डिलीट किया था क्योंकि वो कई जगह एक साथ शुरू हुआ था, इसलिए कन्फर्म उत्तर नहीं होने की वजह से उसको डिलीट किया गया था। इसमें 2 नंबर की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में पूछा है, अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव। तो देखो अपन सब जानते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था आरटी की धारा 21 जो है उस 21 सेक्शन के अंदर आप सब जानते होंगे एसएमसी का प्रोविजन है, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस कमेटी के अंदर राजस्थान में 16 सदस्य होते हैं, पहले 15 ही थे, पूरे देश में वैसे 15 का ही प्रोविजन है, लेकिन इसमें राज्य बढ़ा भी सकते हैं 1-2। तो देखो अपने यहाँ पर क्या था कि छात्र को हटा के और उसके स्थान पर 2 विधायक प्रतिनिधि हैं वो रख दिए थे। जो स्थानीय विधायक होता है उसके द्वारा मनोनीत 2 सदस्य रखने से 14 के बाद में 16 हो गई थी संख्या। तो अपन सब जानते हैं कि एसएमसी का जो अध्यक्ष होता है ना, वो तो होता है स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे का अभिभावक होता है, जो निर्वाचित होता है, जो साधारण सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और सचिव जो होता है ना, वो संस्था का प्रधान होता है, अर्थात 8वीं तक के स्कूल में जो हेडमास्टर होता है, एचएम जो होता है या संस्था प्रधान जो होता है, उसी को सदस्य सचिव यानी सदस्य भी है, साथ साथ में सचिव का काम भी करता है, यानी कागजी कार्रवाई संबंधी सारे काम हैं वो इसी के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, हाँ रमसा जो है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया? तो अपने देश के अंदर ये कब शुरू किया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2009-10 के अंदर, 9-10 के अंदर था। तो यहाँ 70-22 तो नहीं दे रखा है, तो स्टार्टिंग 2009 में हो गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, 2009 में। आप सब जानते हो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो सर्व शिक्षा अभियान की सफलता की तर्ज पर ही चलाया गया था। इससे पहले अपन ये भी जानते हैं कि 2001-2 के अंदर अपन ने पूरे देश के अंदर SSA सर्व शिक्षा अभियान चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका 100% नामांकन और 100% ठहराव सुनिश्चित करना। जब इसमें अपने को बढ़िया सफलता मिली, नामांकन बढ़ा, तो इससे उत्साहित होकर सरकार ने 2009 में 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका 100% नामांकन, 100% नामांकन और 100% ठहराव सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया, जिसके अंदर प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी तक अपन सब जानते ही हैं माध्यमिक विद्यालय, और प्रत्येक 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराने का प्रोविज़न किया गया था। तो ये रमसा था जो 2009 में शुरू किया गया था। वर्तमान में आप सब जानते ही हो SSA, रमसा और सर्व शिक्षा अभियान, ये दोनों कार्यक्रम हैं, इनको मर्ज कर दिया गया है और इसका नया नाम रखा गया है समग्र शिक्षा अभियान। इसको बोलते हैं अपन समसा, SMSA, समग्र शिक्षा अभियान। तो अब समसा चल रहा है जिसमें SSA और रमसा दोनों मर्ज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां है सर्व शिक्षा अभियान। तो इस पर भी आ गया, SSA भी प्रश्न आ गया कि भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया, यानी सर्व शिक्षा अभियान को। वैसे सर्व शिक्षा अभियान को अनिवार्य नहीं किया गया था, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना
उनकी शिक्षा की अनिवार्यता के लिए। मैंने आपको बता देता हूँ कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए संविधान में मैंने आपको शुरू में लिखा रखा है, आरटी पढ़ाया था, उस समय बताया भी था कि भारतीय संविधान में 3 जगह प्रोविज़न है। एक तो कहाँ पर है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 21 क, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। इसके अलावा एक आपको बताया था भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देश तत्व जो हैं उनके अंदर जो अनुच्छेद 45 है 45, आर्टिकल 45 जो है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रोविज़न किया गया है। और उसके बाद में भाग 4 के अंदर आप समझाते हो कि मौलिक कर्तव्य जो हैं जो अनुच्छेद 51 क में हैं उसमें 11वां मूल कर्तव्य है वो भी जोड़ा गया था। अब अपने से ये पूछ रहे हैं कि अनिवार्य किया गया, तो अनिवार्य करने के लिए अपन ने क्या किया। वैसे तो कानून बनाया आरटी एक्ट, वो तो 2009 में अपन ने बना दिया था और 1 अप्रैल 2010 को उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन अनिवार्य करने के लिए संविधान संशोधन कौन सा हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 3 नंबर 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके द्वारा अपन ने अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया और इसी के साथ में ये अनिवार्यता बन गई। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन 2000 था। आगे देखिएगा अगली बात, छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में किन स्थानों पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए। तो आपको पता होगा पूरे देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ही है खाली, 2 तो हैं कर्नाटक में, 2 हैं राजस्थान में और 1 है आप सब जानते हो चेल हिमाचल प्रदेश में। टोटल 5 ही हैं। तो राजस्थान में कहाँ पर है, तो राजस्थान के लिए आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 ही तो मिलिट्री स्कूल हैं और 2 ही सैनिक स्कूल हैं। पूरे देश में जैसे 28 सैनिक स्कूल वर्तमान 2019-20 सत्र में चल रहे थे, तो उनमें से 2 है सैनिक स्कूल अलग चीज़ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलग चीज़ है। यहाँ क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी RMS, इनके बारे में पूछा गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आप सब जानते हो ये 1925 के आसपास इनकी शुरुआत हुई थी। 22 में प्रपोजल आया था, ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, किंग जॉर्ज पंचम, इनका पहले नाम भी यही था किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल। बाद में बार बार नाम चेंज करके लास्ट में ये नाम कर दिया गया। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल 5 ही हैं, जिनमें से 2 राजस्थान में है, एक तो कहाँ पर है अजमेर में है, एक कहाँ पर है धौलपुर में है। अब यहाँ चित्तौड़ दे रखा है, तो चित्तौड़ में सैनिक स्कूल है, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ में सैनिक स्कूल है और झुंझुनू के दोरासर में सैनिक स्कूल है। 2 सैनिक स्कूल हैं, वो अलग चीज़ हो गई। तो यहाँ ए और बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी 3 नंबर में है, एकदम सही है 3 नंबर इसके अंदर, यानी अजमेर और धौलपुर। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोनों स्कूलों पर प्रश्न आ गया है। तो यहाँ मैं आपको पहले ये बता दूँ कि सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य तो अलग था और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इनकी स्थापना का उद्देश्य अलग है। सैनिक स्कूल तो बने हैं सारे के सारे स्वतंत्रता के बाद में, और मिलिट्री स्कूल तो अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहे हैं। 1922 में 2 लाख रुपए का बजट देके और 2 स्कूल स्टार्ट करवाए थे, जिनमें से एक तो रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया भारत विभाजन होने के बाद में, एक अपने पंजाब में रह गया था। पहले जालंधर कैंट में शुरू हुआ था, बाद में उसको हिमाचल प्रदेश में चेल में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में अजमेर में खुल गया, इसके बाद में धौलपुर वाला है, इसके अलावा 2 कर्नाटक में बेलगांव में खुल गया एक। तो इस प्रकार से टोटल 5 बन गए। देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का उद्देश्य तो एक ही है कि जो अंग्रेज़ों के समय जो मिलिट्री के जवान थे ना, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवासीय शिक्षा प्रदान करना। और सैनिक स्कूलों का उद्देश्य क्या है, सैनिक स्कूलों का उद्देश्य है भारतीय सेना में क्षेत्रीय और वर्गीय असंतुलन को दूर करना। जिन क्षेत्रों से सेना में अफसर नहीं आ रहे हैं उन क्षेत्रों के अंदर स्कूल खोले गए ताकि उस क्षेत्रों को भी सेना में प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए सैनिक स्कूलों का एक उद्देश्य तो ये है कि भारतीय सेना में जो क्षेत्रीय और वर्गीय असंतुलन है उसको दूर किया जाए, इम्बैलेंस को दूर किया जाए, और साथ साथ में ये भी है कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी उनके लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो ये दोनों ही काम करने के लिए सैनिक स्कूल संचालित हैं। पहले शुरू में तो कम ही थे, लेकिन अब वर्तमान 2019-20 का जो सत्र था इसमें टोटल 28 सैनिक स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 2 राजस्थान में भी चल रहे हैं। सबसे पहला सैनिक स्कूल आप सब जानते ही हो, सतारा महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। आगे देखिएगा, तो यहाँ अपन इसमें देखते हैं पहले इस प्रश्न में क्या कथन है। सैनिक स्कूल के बारे में कथन कौन सा सही नहीं है, यानी गलत बात को छांटना है। विद्यार्थी कक्षा 7 एवं 9 में प्रवेश ले सकते हैं, विद्यार्थी कक्षा 7 में नहीं लेते हैं, ये गलत है। 9 वाली तो बात सही है,
या तो 6 में लेते हैं, या 9th में लेते हैं, या 11th में लेते हैं। 3 जगह ले सकते हैं, बाकी में नहीं लेते बीच में एडमिशन। तो ये प्रश्न, ये कथन गलत हो गया, पूर्णतः सत्य नहीं है। प्रवेश परीक्षा के आधार पर ऑल इंडिया लेवल पर इसके एंट्रेंस एग्जाम होती है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसके माध्यम से लिया जाता है, ये बात सही है। केवल लड़के ही प्रवेश लेने के पात्र हैं, ये बात गलत है। पहले लड़के ही थे 2018 से पहले, लेकिन अब लड़कियों को भी दे दिया गया है, लड़कियों के लिए भी खुल गए हैं, तो लड़की और लड़के दोनों पढ़ सकते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई। और सभी सैनिक स्कूल CBSE, हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE है, उससे संबद्धता प्राप्त है, इनकी सबकी परीक्षा इसी CBSE के द्वारा करवाई जाती है, तो ये बात सही है। तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बात गलत आ गई। अगर यहाँ पर 6 आता और 9 आता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ देखिए ये बात तो गलत है कि केवल लड़कों वाली तो बात होगी, क्योंकि 2018 से अपन झुंझुनू वाली स्टार्ट हुई थी ना, उसके साथ में ही लड़कियों के एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। अखबार में भी आया था, लड़कियों की फोटो आई थी एक बार कि साहब इस जगह पर देखिए लड़कियों ने एडमिशन लिया, पहली बार बैच निकला यहाँ से। तो वो चीज़ें, तो ये 2 बात गलत होने के कारण यहाँ पर प्रश्न डिलीट हो सकता है। बाकी एकदम गलत तो अपन ये तो है ही, ये आधा सही आधी गलत है, लेकिन फिर भी गलत में आएगी कैटेगरी में। तो सबसे सही उत्तर तो 3 नंबर है, लेकिन गलत ये भी बात है, इसलिए इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावनाएं हैं। इस पर अपन याचिका लगा सकते हैं। अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 8/2009 है, उसका राजस्थान में क्या नाम है? वैसे आपको बता दूं कि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। भारत की संसद ने जो RT एक्ट बनाया अधिनियम, उसको सब राज्यों ने अपने यहाँ पर अलग से लागू किया, यानी वो लागू तो हो गया 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे लागू हो गया था। लेकिन अपन सब जानते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को, अगर वो कानून संवर्ती सूची से संबंधित है, तो उस पर नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है। तो राज्य सरकारों ने सब ने अपने अपने यहाँ पर क्या है, नियमावली बनाई या नियम बनाए। तो राजस्थान में जो नियमावली, उसका नाम था राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम है, अधिनियम नहीं है। अधिनियम तो संसद का बनाया हुआ है, ये नियम है, रूल्स है, जो 2011 में बने थे, जिसको मंत्रिपरिषद पर 29 मार्च को तो पारित किया गया, पास कर दिया गया, और 1 अप्रैल 2011 को क्रियान्वित कर दिया गया। रूल्स लागू हुए हैं, एक्ट नहीं लागू हुआ है, रूल्स। इसलिए सही जवाब हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? हाँ जी, तो अगला प्रश्न है, BSCR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया, काम पूछे बोर्ड के। तो देखिए मोटी मोटी बातें पड़ी हैं सामने, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बोर्ड एग्जाम करवाना, वार्षिक परीक्षा का मतलब यहाँ बोर्ड एग्जाम से ही है, तो सही बात है एकदम, ये करवाता है। कक्षा 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही गत सत्र तक कर रहा था। अब आगे के लिए 1ली से लेकर 12वीं तक का पूरा पाठ्यक्रम अपने जो राजस्थान में उदयपुर में SIRT है उसको दे दिया गया है। लेकिन यहाँ तक की अपन बात करें तो पिछली जो किताबें चल रही हैं वो सारी की सारी किसने बनाई हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9 से 12 तक की, 1 से 8 तक की तो SIRT की है, और 9 से 12 तक की वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है, यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। संबद्ध विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, जो बोर्ड से संबंधित है, यानी जिन स्कूलों के लिए बोर्ड एग्जाम करवाता है बोर्ड की, उनको संबद्धता प्रदान करना भी है। ये भी अपन बोर्ड के कार्यों में पढ़ चुके हैं। तो तीनों काम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा है, कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करना, ये गलत बात है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्य पुस्तकें मुद्रित नहीं करता है, केवल पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करने का काम है, उस संस्था का नाम है RSTB, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। आप सब जानते हो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जालना डोंगरी जयपुर में है, और ये संस्था आप सब जानते हो कि इसके द्वारा वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण भी किया जाता है और वितरण भी किया जाता है। इसलिए 4 नंबर इसका सही जवाब हो गया। यानी जो गलत बात पूछी है, कौन सा काम नहीं है, पुस्तकों का मुद्रण बोर्ड नहीं करता है, RSTB करती है, बाकी तीनों काम बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल तो आप सब जानते हो, मॉडल स्कूलों के लिए प्रपोजल आया था जिनका नाम है SVGMS, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल। ये जो मॉडल स्कूल चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, ये आप सब जानते हो कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो रमसा शुरू हुआ था उसके साथ में इनकी शुरुआत हुई थी। तो रमसा के अंदर आप सब जानते हो भाई, रमसा तो पहले स्टार्ट हो गया था 9 में, ये थोड़े बाद में आए थे, लेकिन आए इसी के अंतर्गत है। तो आपको बता दूं
कि जब इनकी शुरुआत हुई थी उस समय अनुपात रखा गया था 75:25 और बाद में इस अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाकर और 50-50 तक यानी 50:50 तक लाने की बात हुई थी, 50-50 करने की। वैसे इस केंद्र और राज्यों की जो शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उनमें ज़्यादातर वित्तीय भागीदारी अब वर्तमान में है ना वो 60-40 चल रही है लगभग, लेकिन यहाँ पर है ना 75-25 और 50-50 दोनों अलग अलग। वैसे इसमें दोनों साथ लिख दी, पहले तो थी 11वीं में तो रखी थी 75-25 और 12वीं में इसको 50-50 करना था, तो प्रश्न दोनों साथ में दे दिया, इसलिए अपन स्टार्टिंग के हिसाब से देखेंगे ना तो इसका सही जवाब है ना वो 4 नंबर होगा। लेकिन लास्ट में अगर देखें तो ये 50-50 तक आ गया था, लेकिन प्रॉपर उत्तर है वो 4 ही होने की संभावना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की? तो ये साफ साफ लिखा हुआ है अपनी बुकलेट के अंदर। न्यूपा के बारे में मैंने आपको बताया है। न्यूपा के अंदर, न्यूपा आप सब जानते ही हो, नेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी किसके लिए है? एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिशन, यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन के लिए, शैक्षणिक नियोजन और प्रशासन के लिए एक संस्था बनी हुई है। इसी ने डाइस विकसित की, इसी ने आप सब जानते हैं यूडाइस विकसित की, सारी जितने भी अपन डॉक्यूमेंट्स जानते हैं इसी ने EMIS, इसी का एक प्रकोष्ठ है EMIS, उसी के द्वारा डाइस, यूडाइस और यूडाइस प्लस ये सारी की सारी न्यूपा ने ही विकसित करी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 12 नंबर है, राजस्थान के किन 2 जिलों में IASC है? तो आप सब जानते हो आपके 3 टॉपिक थे, IASC, इसके बाद में CTE और इसके बाद में डाइट। ये तीनों संस्थाएं आप सब जानते हो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 की नई शिक्षा नीति में शुरू करी थी। इन तीनों का उद्देश्य है सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। ग्रेड 1 और 2 के लिए, दोनों के लिए IASC, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। 2nd ग्रेड टीचर है वरिष्ठ अध्यापक, उनके लिए कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय ये है। और 3rd ग्रेड टीचर जितने भी जिले में होते हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट होती है। ये तीनों हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। लेकिन आपको बता दूं कि IASC अपने राजस्थान में 4 बन चुकी थी, गवर्नमेंट सेक्टर में 2, प्राइवेट सेक्टर में 2। वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर वाली दोनों बंद हैं, इसलिए यहाँ पर केवल 2 को ही हाईलाइट किया गया है। तो गवर्नमेंट वाली एक तो आपको बता दूं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर, एक IASC तो वो है, और दूसरी है राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर, यानी बीकानेर और अजमेर वाला ग्रुप सही होगा। तो 4 नंबर में आप देख रहे हो अजमेर और बीकानेर, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। दोनों IASC यहाँ पर है गवर्नमेंट की, एक अजमेर में है एक वहाँ पर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षणिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह। तो अपनी जो एजुसेट वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि ये भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है और केवल शिक्षा को समर्पित विश्व का पहला उपग्रह है। केवल शिक्षा के लिए अगर देखें तो विश्व का पहला है। तो ये दोनों बात लिखाई हुई है आपको, एजुसेट, हाँ जी, EDUSAT, जिसका मतलब होता है एजुकेशन सैटेलाइट। तो एजुकेशन सैटेलाइट आप सब जानते ही हो कि एजुसेट जो 2004 में प्रक्षेपित किया गया था, ये भारत का पहला शिक्षा उपग्रह है। सही जवाब 4 हो जाएगा। इसके बाद में आगे आइए 14 नंबर प्रश्न, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हो एक तो संस्था है NCERT, जिसके बारे में आप सब जानते हो 1961 में स्थापना हुई थी इसकी। इसके अंदर में पूरी NCERT राष्ट्रीय स्तर पर है, दिल्ली में इसका ऑफिस है। NCERT अपना काम कराने के लिए इसने पूरे इंडिया को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, 4 दिशाओं में, और एक बाद में एक और बना दिया 5वां। इन संस्थानों को बोलते हैं वर्तमान में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, RIE। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1963 में भारत में 4 RI खोली गई थी, ठीक है ना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन खोले गए थे। और इसके बाद में राज्यों में SIE संस्थान भी खोले गए थे 63 में।
जिनको आगे चलकर अपन ने जैसे राजस्थान वाली का नाम कर दिया SIERT, ठीक है ना। ये राष्ट्रीय स्तर पर, ये क्षेत्रीय स्तर पर और ये राज्य स्तर पर। तो यहाँ अपने से ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कौन सा, उत्तर पूर्वी जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य और सिक्किम है 8 के लिए बना हुआ है अलग से। इसकी स्थापना तो 4 की तो 63 में हो गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका सही जवाब होगा 1995। इस प्रकार से 5 RI संस्थान हैं वो भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो NCERT के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसके बाद में तो अगला क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन देख लेते, 15 क्वेश्चन है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? जी देखो 2019 द्वारा, यानी इसका मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 भी आ चुका है। इसका मतलब ये कि 2009 वाला जो है उसी में संशोधन करने के लिए अपन ने क्या किया कि एक संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाए, और ये विधेयक आपको बता दूं कि 2017 में आया था और 19 में ये पूरी तरह से पारित हो गया। और पारित करके किस में संशोधन किया गया तो आपको बता दूं भाग 16। वैसे यहाँ पर भाग लिखा हुआ है, सही क्या होता है सेक्शन 16 होता है या धारा 16 बोलते हैं अपन। तो RT की धारा 16 के बारे में आप सब जानते हो। धारा 16 किससे संबंधित है कि 1ली से 8वीं तक के किसी भी बच्चे को एक कक्षा में 1 साल से ज़्यादा नहीं रोका जा सकता। इसको बोलते हैं डिटेंशन पॉलिसी। यानी कि डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये था कि किसी भी बच्चे को आप, पहले ये था कि 1ली से 8वीं तक का कोई भी बच्चा है उसको आप रोक नहीं सकते एक क्लास में 1 से ज़्यादा बस। लेकिन अब आपको बता दूं कि इसमें संशोधन कर दिया गया है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी पुस्तक में से मैंने एक करंट का मैटर डाला था, उसमें इस बिल के बारे में पूरा बताया था कि नो डिटेंशन पॉलिसी है, उसके अंतर्गत संशोधन हो गया है अब। और वो संशोधन होने के बाद में अब 5वीं और 8वीं क्लास में बच्चे को अपन राज्य सरकार पहले एक चांस देते हैं, जिसमें अगर एक बार पास नहीं होता है तो दूसरा मौका और देते हैं। दूसरी बार भी अगर वो उत्तीर्ण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को राज्य सरकार रोक सकती है 1 साल से ज़्यादा। ऐसा संशोधन हो गया है भाग 16 के अंदर या धारा 16 के अंदर हो गया है। तो इसका सही जवाब होगा धारा 16। इसके बाद में आगे बढ़िए। अब अपन बात करते हैं अपनी इस बुकलेट की, जो आप सामने छपी हुई देख रहे हो, मेरे हाथ में भी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। इन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे, देखिए एक एक करके। ये ज्ञानवाणी वाला प्रश्न अभी अपन ने चर्चा करी थी, ज्ञानवाणी। तो ज्ञानवाणी वाला प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है कि यह एक FM रेडियो स्टेशन है। पहली लाइन में क्वेश्चन आ गया, यानी कि पुस्तक के पेज नंबर 34 पर साफ साफ लिखा हुआ है। ध्यान रखना, पेज नंबर 34 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह एक FM रेडियो स्टेशन है। बाकी इसके बारे में पूरा है। 2000 में इसको लाइसेंस जारी किया गया। इसका उद्घाटन 7 नवंबर 2001 को मुरली मनोहर जोशी ने किया। सारी जानकारियाँ आपको इसमें मिल जाएंगी। और इसका प्रसारण का कार्य इग्नू के द्वारा, इसकी नोडल एजेंसी इग्नू है। और 7 जुलाई 2003 को शाम को 4 बजे इसका पहला प्रसारण हुआ था। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जिनमें से मैंने आपको बता दी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगली बात देखते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा कार्यकारिणी। रमसा के बारे में मैंने अभी सर्व शिक्षा अभियान रमसा की अपन ने चर्चा करी थी। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि रमसा की शुरुआत कब हुई। तो देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन 3 सितंबर 2009 को राजस्थान में, ठीक है ना। यानी ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत जो है ये बता दूं कि 2009 के अंतर्गत की गई थी। और भी आगे देखो, राजस्थान में सत्र 2009-10 से 19-20 तक, यानी 10 साल का ये कार्यक्रम है वो रखा गया था। तो यहाँ साफ साफ पड़ा है सत्र 2009-10 में रमसा को शुरू किया गया। इसके बाद में आगे देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर पेज पर ये बुकलेट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आगे देखिए, एक SMC के भी क्वेश्चन आए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रश्न आया है। साफ साफ पूछा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव, ये रहा साहब, ये साफ साफ लिखा हुआ है 5 नंबर पॉइंट में, पेज नंबर 37 पर देखिएगा आप। प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक न होने पर वरिष्ठ अध्यापक, कोई भी जो होता है स्कूल के अंदर वो होता है। तो ये जो 15 सदस्य उनके सब के बारे में है। आप सब जानते हो RT की धारा 21 जो है उसके अंदर SMC का प्रोविज़न है। और इसके अंदर अपने राजस्थान के अंदर 16 सदस्य, राज्य में 16 सदस्यीय कार्यकारिणी काम कर रही है, ठीक है।
ये प्रश्न भी देखो इसमें से ही पूछा गया है, क्योंकि अपन ये नहीं कि भाई झूठा दावा करें अपन, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो मैं पेज टू पेज बता दूंगा आपको। इसके बाद में देखिए ये अपने जो एक क्वेश्चन आया है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 86वां संविधान संशोधन ये पढ़ा, देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद क 21 क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दे दिया है, और इसी के साथ में ये बच्चों के लिए एक अनिवार्य अधिकार बन गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 ये भी आ गया इसमें से। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं और कहाँ से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, तो ये पूछा गया कि राष्ट्रीय मिलिट्री, मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में देश में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। तो पेज नंबर 35 पर तो 2 नाम लिखे हुए हैं, फिर तीसरा चौथा 5 और 36 पर लिखा हुआ। पेज नंबर 35 और 36 जो बुकलेट में है उसमें आप देखोगे मैंने 5 स्कूलों के नाम लिखे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल हिमाचल प्रदेश 15 सितंबर 1925 को स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर 15 नवंबर 1930 को, ये राजस्थान में है। तो एक तो अजमेर हो गया, और एक अपने को पूछा था धौलपुर वाला 5वां है, लास्ट में बना था ये 16 जुलाई 1962 को, और ये 15 नवंबर 1930 को। मैंने आपको बताया 2 कर्नाटक में है, एक तो बेलगांव में और एक बेंगलोर में। तो 2 तो राजस्थान में, 2 कर्नाटक में, और एक सबसे पहला जो 1925 में बना था ना ये चेल हिमाचल प्रदेश में। तो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एकदम क्लियर क्वेश्चन है एकदम, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है। एजुसेट के बारे में मैंने अभी बात करी थी आपसे कि एजुसेट क्या है, तो एजुसेट के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखो साफ साफ लिखा इसरो बेंगलोर के केंद्र द्वारा विकसित भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह। तो साफ साफ पढ़ा है, पहला शिक्षा उपग्रह है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल है, मैंने सिर्फ 2 पंक्तियाँ उठाई हैं इसमें से जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पेज नंबर 34 पर साफ साफ लिखा हुआ है। एक ही पेज से, पेज नंबर 34 एक ऐसा पेज है जिसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं, एक ही पेज में से 3 क्वेश्चन आ गए। आगे देखिए, ऐसे ही आरटी में आया था पिछली बार जो स्कूल व्याख्याता वाली परीक्षा हुई थी, उसमें एक पेज में से 4 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही EMIS वाला क्वेश्चन आया था, डाइस का क्वेश्चन आया था। डाइस वाला पिछली बार जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो हुई थी परीक्षाएं, 3 पेपर जिसमें अलग अलग जीके के हुए थे, उनमें भी एक पेज में से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि अपन ने जो मैटर किया वो लगभग संभावित जो था ना वही तैयार किया था। आगे देखिएगा, जीसेट का देखो पूरा नाम भी लिखा हुआ है, ये एजुसेट है, इसको जीसेट 3 के नाम से जानते हैं। बाद में इसका टाइम पूरा हो गया ना तो इसको फिर पुनः प्रक्षेपित कर दिया जीसेट 14 के नाम से। वर्तमान में जीसेट 14 के नाम से है, एजुसेट इसका नाम वैसे रखा गया है, बाकी वास्तविक नाम है वो जीसेट 14 है वर्तमान में। आगे देखिए, इसके बाद में देखो मैंने आपको बताया था अभी कि धारा 16 में संशोधन, नो डिटेंशन पॉलिसी। पहले डिटेंशन था कि रोक नहीं सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो इस मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2019 में राज्यसभा में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक 2017, ये 17 में विधेयक लाया गया था राज्यसभा में, लोकसभा में सब में पारित होने के बाद में ये पारित हो गया। और अब अपन कक्षा 5 और कक्षा 8 में प्रत्येक सेक्शन के अंत में नियमित परीक्षा संचालित की जाएगी। लिखा हुआ है साफ साफ। विद्यार्थी परीक्षा पास करने में असफल होता है तो अतिरिक्त शिक्षण करवा के दोबारा परीक्षा ली जाएगी। अगर दोबारा भी असफल होता है तो संबंधित केंद्र या राज्य सरकार उस बच्चे को पिछली कक्षा में रोकने यानी डिटेंशन की अनुमति दे सकती है। इसको बोलते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी पहले थी और अब इसको डिटेंशन पॉलिसी कहेंगे, यानी पहले तो रोक नहीं सकते थे, अब रोक सकते हैं। तो इसमें संशोधन कर दिया गया है। ये प्रश्न भी साफ साफ पूछा गया, पेज नंबर 13 पर साफ साफ पूरा डिटेल में लिखा हुआ है इसके बारे में। तो इस प्रकार से अपन देखो बहुत सारी चीज़ें हैं वो साफ साफ पूछेगी। एक RI का क्वेश्चन भी आया आपके, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है इसमें शिलोंग वाली पर पूछा था कि शिलोंग वाली की स्थापना। देखो मैंने यहाँ लिखा वर्तमान में 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है। RI 5 है, कहाँ का पर है? RI अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल। 4 तो नाम लिखे हुए हैं। ये तो 1963 में स्थापित हुई थी, साफ साफ लिखा हुआ है। और शिलोंग जो है उत्तरी पूर्वी के लिए 1995 में, तो उत्तर साफ साफ लिखा हुआ है। ये 1995 पूछा है इसके अंदर। अगला देखिए, एक न्यूपा के बारे में प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था कि डाइस किसने विकसित की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साफ साफ लिखी हुई लाइन मिलेगी आपको, एक नोट लगा के लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पर। ये देखिए साफ साफ देख पा रहे हो, पेज नंबर 6 आप इस बुकलेट का देखेंगे। EMIS, यूडाइस, सालासिद्धि इत्यादि न्यूपा द्वारा विकसित की, यानी डाइस वगैरह ये सब जो यूडाइस वगैरह हैं ये सारी की सारी इसी के द्वारा विकसित की गई है। तो न्यूपा आप सब जानते हो 1962 में स्थापित एक संस्था है जो एजुकेशन के क्षेत्र में प्लानिंग का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। और लास्ट देखिएगा, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार ने 75-25 की वित्तीय भागीदारी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 50-50 की वित्तीय भागीदारी के साथ में रमसा को शुरू किया गया था। और इसी के तहत बाद में आगे चलकर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल जो 75-25 के अनुपात से स्टार्ट किए गए थे।
तो इस प्रकार से देखो, आज हमने इन 15 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और अपनी सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमने सारे 15 प्रश्नों को कवर कर लिया। सबसे खास बात ये है, अब कोशिश ये रहेगी कि जिस प्रकार अपन ने शिक्षा प्रबंधन के इस छोटी सी बुकलेट के द्वारा अपन ने एक अच्छा जो मैटर तैयार किया है, ऐसी कोशिश अपन एक और करें। मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में भी कोई ऐसी पुस्तक अपन बनाएं जो आपके लिए एकदम रामबाण औषधि साबित हो। यानी इस प्रकार की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिछले लॉकडाउन में मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, अभी तक काम थोड़ा कंप्लीट हुआ नहीं है। कोशिश ये रहेगी कि एक अच्छी सारगर्भित पुस्तक अपन तैयार करें जो वाकई में आपके सभी प्रश्न, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, यानी इन सब के लिए एक ऐसी आधारभूत पुस्तक तैयार करी जाए और वो आप तक पहुंचाई जाए, जिसके लिए आपको अलग अलग पब्लिकेशन की तरह तरह की पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़े। वैसे आपको बता दूं कि ये पुस्तक हमने निःशुल्क उपलब्ध करवाई थी, इसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया था। 10,000 प्रतियाँ अपन ने छपाई थी और सारी आपको निःशुल्क दी गई थी। कोशिश ये रहेगी कि अब चूँकि मनोविज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है, सिलेबस भी बड़ा है, तो उसका कुछ शुल्क भी रख सकते हैं आगे चलकर, लेकिन कोशिश चल रही है एक ऐसी पुस्तक जो अगर आप एक बार खरीद लें तो उसी से तो आपकी रीट के टॉपिक कवर हो जाएं, उसी से फर्स्ट सीटेट के हो जाएं, उसी से फर्स्ट ग्रेड के, उसी से सेकंड ग्रेड के। तो कोशिश ये रहेगी ताकि आपको अलग अलग हर बार रीट में अलग अलग मनोविज्ञान की पुस्तकें नहीं खरीदनी पड़े, ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।